नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज क्लास 9th का सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा इसमें वो कह रहा है वनों से क्या लाभ है। वन से क्या लाभ प्राप्त होता है हमें। जो भी जंगल होता है, जो भी बड़े बड़े जंगल कह सकते हैं या फिर लकड़ियों का जो बगीचा होता है उससे हमें क्या फायदा मिलता है, इसी को हम कहते हैं वनों से लाभ। तो सबसे पहले तो जान लीजिए नंबर 1 पे, अगर जंगल है तो उससे हमें डाई प्राप्त होता है। जंगलों से हमें इमारती लकड़ियां प्राप्त होती है जिससे हम टेबल, कुर्सी, बेड, पलंग इत्यादियों का निर्माण करते हैं। दवाइयों के रूप में भी जो लकड़ियां हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंगलों में कई प्रकार की जड़ी बूटी इत्यादि भी पाए जाते हैं जो इंसान को सेहतमंद बनाने में काफी मददगार होता है। इसके अलावा मसाले, शहद, चाय और कॉफी, ये सारी चीजें भी हमें जंगल से प्राप्त होता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वनों के क्या लाभ है या फिर जंगलों से क्या लाभ है, तो आप बताएंगे मसाले, शहद, चाय और कॉफी। इसके अलावा गोंद, गोंद भी हमें प्राप्त होता है वनों से अर्थात जंगलों से। साथ ही साथ रबर जो है, रबर की भी प्राप्ति हमें जंगलों से ही होता है। कागज की प्राप्ति भी हमें जंगलों से ही होता है। तो ये सारे वो मुख्य पॉइंट्स हैं जिनका मतलब फायदा जो है वो खासकर इंसानों को ही प्राप्त होता है, लेकिन किससे? वनों से होता है, जंगलों से होता है। ये सारी चीजें जो हमें प्राप्त होती है किस चीज से प्राप्त होती है? जंगलों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वनोन्मूलन क्या है। वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं? आपसे प्रश्न भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वनोन्मूलन से आप क्या समझते हैं। तो वृक्षों का मतलब पेड़ पौधों का बृहत पैमाने पर कटाई वनोन्मूलन कहलाता है। पेड़ पौधों का जो अधिक मात्रा में कटाई होता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो कटाई होता है उसे हम क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि भारी मात्रा में जंगलों की कटाई हो जाती है, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को काट दिया जाता है। तो यदि इस प्रकार से पेड़ पौधों की कटाई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। औपनिवेश काल में, औपनिवेश काल किसे कहते हैं पहले तो वो समझ लीजिए। औपनिवेश काल का मतलब है जब हमारे भारत पे अंग्रेजों का शासन था, जब ब्रिटिश लोग हमारे भारत के ऊपर शासन कर रहे थे, तो वो वनोन्मूलन की प्रक्रिया व्यापक तथा और भी व्यवस्थित हो गई। मतलब कि यहाँ पे समझिए क्या हो गया कि जब अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत में, उन्होंने हमारे भारत से बहुत बड़ी मात्रा में जंगलों की कटाई शुरू कर दी। बहुत अधिक मात्रा में इमारती लकड़ियों को काट कर अपने देश ले गए। 1700 ईस्वी से लेके 1995 के बीच की बात है, देख लीजिए 1700 ईस्वी से लेके 1995 ईस्वी के बीच 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल को साफ कर दिया गया, मतलब काट दिया गया। एक बहुत बड़े जंगली हिस्से को जंगल मुक्त कर दिया गया, पेड़ पौधों को काट दिया गया। कितना है? 139 लाख वर्ग किलोमीटर। आपसे एक नंबर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1700 ईस्वी से 1995 के बीच में कितने लाख वर्ग किलोमीटर जंगलों की कटाई हुई थी, तो आप बताएंगे 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगलों को साफ कर दिया था। अगला पॉइंट हमारा कहता है वनोन्मूलन के कारण क्या है। वनोन्मूलन मतलब जंगलों की इतनी भारी मात्रा में कटाई क्यों हो रही है, क्यों, क्या परेशानी हो रही है कि जंगलों को इतनी भारी मात्रा में काटा जा रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट में तो जान लीजिए ईंधनों के लिए, मतलब ईंधन के उपयोग में लाने के लिए भारी मात्रा में जंगलों की कटाई होती है। दूसरा है व्यापारिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, चाय, कॉफी और भी बहुत सारे ऐसे कृषि हैं, खेती हैं जो व्यापार के लिए किया जाता है, तो इनको और अधिक फैलाने के लिए जंगलों को काटा जाता है। तीसरा पॉइंट है खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता। जिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रहा है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए अनाज भी तो चाहिए, खान पीन भी तो चाहिए। तो अनाज आएगा कैसे? तो अधिक से अधिक खेती करनी पड़ेगी, अधिक से अधिक जमीन का टुकड़ा चाहिए। तो इसी कारण से अपने जमीन को और बढ़ाने के लिए लोग जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं।
नेक्स्ट है वैज्ञानिकी वनिकी। वैज्ञानिक वनिकी का कहने का मतलब है साइंटिस्ट वगैरह के माध्यम से या साइंस के माध्यम से जो भी खेती वगैरह होता है या वन लगाए जाते हैं, इस कारण से भी पुराने पद्धति के पेड़ पौधों को साफ किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है रोपण कृषि, जैसे चाय, कॉफी, रबर, ये सब भी आप कह सकते हैं कि व्यापारिक कृषि है। व्यापार के लिए इन सब चीजों का कृषि किया जाता है। तो ऐसे फसलों के लिए बड़ी मात्रा में जंगलों को काटा जा रहा है। रेलवे लाइन के निर्माण में स्लीपरों का आपने देखा होगा कि रेलवे की जो पटरी होती है ना, उसके बीच में लकड़ियों के अब तो हालांकि लकड़ियों के स्लीपर नहीं आते हैं, पहले लकड़ियों के स्लीपर का उपयोग होता था। ऐसे ऐसे बीच में पटरियां पे बिछाई जाती थी। तो इन स्लीपरों के लिए ना भी लकड़ी को काफी मात्रा में काटा गया। खासकर जब अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने हमारे देश में रेल की पटरियां बिछवाई। अब इस रेल की पटरी में उन्होंने बहुत भारी मात्रा में जंगलों को काटकर उसके स्लीपर में इसका उपयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है खेती योग्य भूमि की बढ़ती आवश्यकता। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या के बढ़ने से खेती की जमीन की आवश्यकता बढ़ रही है। इस कारण से भी ज्यादा मात्रा में लकड़ियों को काटा जा रहा है, जंगलों को साफ किया जा रहा है। शहद, चाय, कॉफी इत्यादियों के लिए भी पेड़ पौधों को बड़ी मात्रा में साफ किया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वनोन्मूलन के कारण में ये सारे पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे यदि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो अब हम बात करेंगे भारत में वन विनाश के कारण। वनों का नाश होने का क्या कारण है, खासकर यहाँ पे हम भारत की बात करें। अगर इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में क्यों वनों का इतना नाश हो रहा है, जंगलों की इतनी अंधाधुंध कटाई हो रही है। तो बढ़ती आबादी, याद रखिएगा, जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इनके खाने पीने की मांग भी बढ़ रही है। क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ेगा तो कोई ऐसी जनसंख्या तो है नहीं कि भूखे रह सकता है, सबको भोजन की आवश्यकता होगी। तो इनके खाद्य पदार्थों की मांग के कारण पेड़ कटौती का विस्तार हुआ है, अधिक मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है। दूसरा पॉइंट है हमारा रेलवे लाइनों का विस्तार और रेलवे में लकड़ियों का उपयोग। ये भी हमने पहले भी बात किया है कि जो स्लीपर वगैरह बनाए जाते हैं पटरियों के बीच में, तो इसमें क्या होता है कि रेल लाइन में स्लीपरों की आवश्यकता होती है इनके अंदर बैलेंस बनाने के लिए। तो ऐसे में अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है यूरोप में चाय, कॉफी, रबर की मांग को पूरा करने के लिए प्राकृतिक वनों का एक भारी हिस्सा साफ किया गया था ताकि इसमें बागान लगाया जा सके। देखिए, चाय, कॉफी, रबर का डिमांड हो रहा है यूरोप में, उसके लिए हमारे भारत में भारी मात्रा में जंगलों को काटा जा रहा है। उन जंगलों में चाय की खेती की जा रही है, कॉफी की खेती की जा रही है, रबर की खेती की जा रही है, ताकि अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके इन चीजों को बेचकर यूरोपियन मार्केट में। लेकिन ये गलत है। अगर आप ऐसी इसी तरह से अगर जंगलों को काटते रहेंगे तो आगे आने वाले समय में आपको कई सारे अलग अलग और घातक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है भारत का पहला वन महानिर्देशक। देखिए, डाइट्रिच बॉर्डिस, ये एक नाम है, एक इंसान का नाम है, अंग्रेज का नाम है। इसने क्या किया था, भारत में सबसे पहला वन महानिर्देशक बनाया, मतलब जंगल को लेके कानून बनाया, जंगलों को लेके नीतियों को निर्माण किया। भारतीय वन सेवा की अगर बात कर ले तो इसकी स्थापना 1864 में की गई थी। एक एक नंबर में ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय वन सेवा क्या है, क्या कब बना, तो आप बताइएगा कि भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है वो 1864 में किया गया था। वन अधिनियम के बारे में पूछा जाए तो आप बताइएगा 1865 में पहला वन अधिनियम बनाया गया, मतलब जंगलों को लेके नियमों का निर्माण 1865 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है 1878 के वन अधिनियम के द्वारा जंगल को 3 श्रेणियों में बांटा गया। 1878 में जो नए नियम बनाए गए जंगलों को लेके, इसमें जंगलों को पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी और तीसरी श्रेणी, मतलब 3 अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया गया। जिसमें पहला श्रेणी था आरक्षित, पहले श्रेणी में क्या था, आरक्षित, दूसरे में था सुरक्षित और तीसरे में था ग्रामीण। अब इन तीनों श्रेणी के बारे में भी हम जानेंगे आगे के स्लाइड में। सबसे पहले आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि 1878 में जब जंगलों को लेके नए नियम आए तो इन नियम के अनुसार जंगलों को 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया। पहला क्या था, आरक्षित जंगल था, दूसरा क्या था, सुरक्षित जंगल था, तीसरा क्या था, ग्रामीण जंगल था। अब ये है क्या, तो इसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हम वैज्ञानिक वनिकी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए, हमने लास्ट में जब हम यहाँ पे बात कर रहे थे तो हमने वैज्ञानिक वनिकी के बारे में बात किया था।
यहीं पे कहीं कुछ पॉइंट्स थे वैज्ञानिक ये देख लीजिए, ये पॉइंट्स है ना वैज्ञानिक बनकी के बारे में। तो पहले इसे समझ लेते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो आइए जान लेते हैं वैज्ञानिक बनकी क्या है। तो 1906 ईस्वी में देहरादून में इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। याद रखिएगा कब, 1906 ईस्वी में। कहाँ किया गया, देहरादून किया गया, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में किया गया। किसकी स्थापना हुई, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जहां वैज्ञानिक वनिकी पद्धति की शिक्षा दी जाती थी। वैज्ञानिक वनिकी की जो सिस्टम था इसके बारे में वहां पे पढ़ाया जाता था। वैज्ञानिक वनिकी है क्या, यह एक ऐसी पद्धति थी जिसमें प्राकृतिक वनों की कटाई करके उसके स्थान पे कतारबद्ध तरीके से एक ही प्रजाति के पेड़ लगाए जाते थे। क्या होता है कि जो जंगल होता है ना, उस जंगलों को काट देते हैं, क्योंकि जंगल में तो कई सारे पेड़ एक साथ होते हैं। उसमें ये थोड़ी ना होता है कि सारे आम के पेड़ हैं, सारे कटहल के पेड़ हैं। अगर ऐसा हो तो बगीचा कहलाता है। लेकिन जंगल में तो किसी जंगली पेड़ का कोई अलग भाग होगा, फिर किसी अलग जंगल का पेड़ होगा। तो इन सब को काट के एक ही जैसे पेड़ को लगाना, सिर्फ आम के पेड़ को लगा दिया, सिर्फ लीची के पेड़ को लगा दिया, सिर्फ देवदार के पेड़ को लगा दिया। तो अगर ऐसे पेड़ को हम एक लाइन से सजा के लगाते हैं, इसी को हम वैज्ञानिक वनिकी कहते हैं। आज यह पद्धति पूर्णतः अवैज्ञानिक सिद्ध हो गई है। अवैज्ञानिक मतलब ये सक्सेस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है वन कानूनों का प्रभाव। वन के लिए जो कानून बना, जो नियमें बनी, जो पद्धतियों को लाया गया, उसके क्या प्रभाव पड़े। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट में तो आपको लिखना है लकड़ी काटना, पशुओं को चराना, पशुओं को चराने को ही हम पशुचारण कहते हैं, कंदमूल इकट्ठा करना आदि गैर कानूनी घोषित हो गया। जो लोग पहले जंगलों में रहते थे वो क्या करते थे, लकड़ी काट के ही अपना गुजारा चलाते थे, या फिर पशुओं को जंगलों में ले जाके चराते थे, तो उससे वो अपना भी जीवन चलाते थे, या फिर जंगलों के फल फूल को इकट्ठा करके या छोटे मोटे जानवरों का शिकार करके ही अपना भोजन चलाते थे। लेकिन जब जंगलों के बारे में कानून आ गया ना, जब नए नए नियम आ गए जो अंग्रेजों ने लगाया, उसके बाद इन सबका जीवन जीना दूभर हो गया। ये ना लकड़ी काट सकते थे, न पशुओं को चरा सकते थे, न कंदमूल इकट्ठा कर सकते थे। वन रक्षकों की मनमानी बढ़ गई। वन रक्षक कहने का मतलब हो गया फॉरेस्ट ऑफिसर। जब अंग्रेजों ने जंगलों पे कानून बनाया तो उन्होंने वहां पे अपने सरकारी ऑफिसर सबको लगा दिया कि कोई जंगल में नहीं घुसेगा। इसी को हम फॉरेस्ट गार्ड भी कहते हैं। तो वो लोग अपनी मनमानी ढंग से चलने लगे, वो उनका मन बहुत बढ़ गया। घुमंतू खेती पर रोक लग गया। घुमंतू खेती कहने का मतलब है आज यहाँ खेती कर रहे हैं, एक साल के बाद दूसरे जगह पे खेती करेंगे, उसके एक साल बाद दूसरे जगह पे खेती करेंगे, इसको हम घुमंतू खेती कहते हैं। तो इस पे भी रोक लग गया। नेक्स्ट पॉइंट है घुमंतू चरवाहों की आवाजाही पर रोक लग गया। जितने भी चरवाहे थे, जिनके पास पशु थे, जानवर थे, गाय था, भैंस था, वो जंगलों में अब अपने पशुओं को चराने के लिए नहीं ले जा सकते थे। जलावनी लकड़ी एकत्रित करने वाली महिलाओं का असुरक्षित होना। जो महिलाएं अपने घर में जलावन के लिए लकड़ियों को जंगल से इकट्ठा करते थे, सूखी सूखी लकड़ियां, वो असुरक्षित हो गए। उनके साथ मारपीट किया जाता था। उनको पुलिस वाले बहुत बेरहमी से मारते थे अगर पकड़ी जाती थी, अगर जंगल में लकड़ियां चुनते हुए। तो रोजमर्रा की जीवन के मतलब जो रोज उनको उपयोग में आने वाली चीज थी, रोजमर्रा की चीज, उनके लिए वो वन रक्षकों की दया पर निर्भर होना पड़ा। जो पहले वो फ्री होके जंगल जाते थे, कंदमूल ले आते थे, फल फूल ले आते थे, लकड़ियां चुन के ले आते थे, अब ऐसा नहीं था। अब उन्हें वन रक्षकों के हाथ में पैसा पकड़ाना पड़ता था, घूस देना पड़ता था, उनके पैर पकड़ने पड़ते थे, तब जाके उन्हें वो जंगल में जाके ये सब काम करने देता था। जंगल में जो रहने वाले आदिवासी समुदाय थे, जो जंगलों में ही रहते थे, वो जंगल से बेदखल होना पड़ा, उन्हें जंगल से भगा दिया गया, जिससे उनके सामने जीविका का संकट उत्पन्न हो गया। जो व्यक्ति शुरुआत से जंगल में रह के जंगल की लकड़ियों पर निर्भर रहा हो, जंगल के पशु पक्षियों पर निर्भर रहा हो, जंगल के पानी पर निर्भर रहा हो, उसे अगर आप जंगल से हटा दोगे तो वो कैसे जिएगा। तो ये सारी परेशानियां जो हैं वो वन के कानून के प्रभाव के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे वन समाज एवं उपनिवेशवाद के बारे में। औद्योगिकरण के दौर में सन 1700 से 1995 के बीच में 139 लाख वर्ग किलोमीटर जंगल, यानी दुनिया का कुल क्षेत्रफल का 9.3% भाग औद्योगिक इस्तेमाल, खेती बाड़ी और ईंधन के लिए
काट लिया गया। देखिए, अगर हम बात करें 1700 ईस्वी से 1995 ईस्वी के बारे में, तो इसमें हमने पहले भी बात किया है इन टॉपिक के बारे में कि 139 वर्ग किलोमीटर के जंगलों को 139 लाख वर्ग किलोमीटर के जंगलों को साफ कर दिया गया। जो पूरी दुनिया का जो जंगल है ना, उसका लगभग 10% जंगलों को काट दिया गया। क्यों काटा गया? तो औद्योगिक इस्तेमाल के लिए, फैक्ट्रियों के निर्माण में, खेती बाड़ी के कारण, या फिर ईंधन के लिए लकड़ी को साफ कर दिया गया, काट दिया गया। अब हम बात करेंगे बगान के बारे में कि बगान क्या होता है, बगान किसे कहते हैं। यूरोप में चाय और कॉफी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए इन वस्तुओं के बगान बने। जो यूरोप में चाय और कॉफी का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो उसके लिए क्या हुआ कि इनका खेती हमारे यहाँ बहुत ज्यादा होने लगा, ताकि उनके यहाँ पे हम इन सब चीजों को पूरा कर सके और उसे फायदा कमा सके। इसके लिए प्राकृतिक वन जो थे, जो जंगल थे, उसका भारी हिस्सा क्या कर दिया गया? काट दिया गया, साफ कर दिया गया। औपनिवेशिक सरकार ने जंगलों को अपने कब्जे में लेकर उसके विशाल हिस्सों को बहुत ही सस्ती दरों पर यूरोपीय बगान मालिकों को सौंप दिया। यूरोप के जो बगान मालिक थे, जो चाय उगाते थे, रबर उगाते थे, कॉफी उगाते थे, अंग्रेजों ने उनको सस्ते दाम पे, कम पैसे में जंगलों का बड़ा बड़ा टुकड़ा दे दिया और उन्होंने क्या किया? सारे जंगलों को साफ कर दिया, लकड़ी अपने देश लेके चले गए और उन जगहों पर चाय और कॉफी की खेती करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है व्यावसायिक वानिकी की शुरुआत। व्यावसायिक का मतलब होता है व्यापार का, बिजनेस। व्यावसायिक कहने का क्या मतलब है? व्यापार से रिलेटेड जो वानिकी है उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो देखिए, ब्रिटिश नाम में एक जर्मन विशेषज्ञ था, उसने यह महसूस कराया कि लोगों की वन का संरक्षण जरूरी है। उसने क्या कहा कि यदि आप जंगल को सुरक्षित नहीं रखोगे तो आप आगे जाके आप भी असुरक्षित हो जाओगे। जंगलों के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित तंत्र विकसित करना होगा। इसके लिए कानूनी मंजूरी की जरूरत पड़ेगी। वन संपदा के उपयोग संबंधी नियम तय करने पड़ेंगे। अब देखिए, इन्होंने जो जर्मन विशेषज्ञ था, इन्होंने क्या कहा कि जो जंगल है उसे बचाना महत्वपूर्ण है, जंगल का संरक्षण करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक सिस्टम बनाइए जिसके बाद आप जंगलों का उपयोग करेंगे, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति जो है वो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। पेड़ों की कटाई और पशुओं को चराने जैसी गतिविधियों पर पाबंदी लगाकर ही जंगली लकड़ी उत्पादन को आरक्षित किया जा सकेगा। उसने ये भी बात कहा कि ये जितने भी जानवरों को चराया जाता है जंगल में, चाहे वो ऊंट हो, गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो, इन सभी को जंगल में चराने की पाबंदी लगा दिया गया ताकि जंगलों को सुरक्षित रखा जाए। इस तंत्र में पेड़ काटने वाले को सजा का भागी होना होगा। उसने ये भी कहा अगर कोई पेड़ काटता है, कोई हरा पेड़ अगर काटता है तो उसे सजा दिया जाएगा। अलग प्रजाति वाले प्राकृतिक वनों को काट डाला गया। जो अलग अलग प्रजाति के जंगली पेड़ पौधे थे उन सभी को काट दिया गया और इसके जगह पर के फिर क्या हुआ? वैज्ञानिक वानिकी का उपयोग किया गया। मतलब एक ही तरह के पेड़ पौधों को लाइन बाय वहां पे लगाया गया। हालांकि नाम इसका वैज्ञानिक वानिकी था, लेकिन मैंने आपको अभी चैप्टर में बताया था कि आगे चलकर यह अवैज्ञानिक हो गया, मतलब सक्सेस नहीं हुआ था। अब हम बात करेंगे शिकार की आजादी के बारे में। जब अंग्रेजों ने नए नियम कानून बनाए जंगलों को लेके, तो उसके बारे में हम अब तो बात कर चुके हैं। अब हम शिकार की आजादी के बारे में बात करेंगे कि जंगली जानवरों को मारा जाना आजादी था या नहीं था। तो देखिए, जंगल संबंधी जितने भी कानून बनाए गए थे उसमें जंगल वासियों के जीवन में एक तरह से प्रभावित किया था। जंगल में जो रहने वाले लोग थे वो उससे काफी प्रभावित हुए, उनको काफी तकलीफ हो रही थी। जंगल कानूनों के पहले जंगलों में उनके आस पास रहने वाले बहुत सारे लोग हिरन, तीतर, छोटे मोटे शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। जो जंगल में लोग रहते थे ना, वो कभी हिरन को मार के खाते थे, कभी तीतर को मार के खाते थे, या फिर ऐसे ही छोटे छोटे कभी खरगोश को खा लिया। लेकिन जब कानून बना तो उनके लिए काफी परेशानी उत्पन्न हो गया। यह एक पारंपरिक प्रथा अब गैर कानूनी हो गई। मतलब जो पहले से पारंपरिक प्रथा कहने का क्या मतलब है? जो उनके बाप दादा बहुत दिनों से करते आए थे, ऐसे ही शिकार करके तो वो जीवन चला रहे थे। अब वो गैर कानूनी हो गया, मतलब अब वो ये काम नहीं कर सकते थे। पकड़े जाने वाले को अवैध शिकार के नाम पर दंड दिया जाता था। अगर कोई व्यक्ति शिकार करते हुए पकड़ा जाता था, उसे दंड मिलता था, उसे जेल में डाल दिया जाता था। हालांकि शिकार पर पाबंदी तो लगा दी गई थी, परंतु जो अंग्रेज अफसर थे
जो अंग्रेज थे वो शिकार करते थे। नवाबों को अभी भी छूट था, राजाओं को अभी भी छूट था कि वो जंगलों में जाकर शिकार करते थे। देखिए, जॉर्ज मूल एक व्यक्ति था अंग्रेज, उसने अकेले 400 बाघों को मारा था। 400 बाघों को मारने वाला ये जल्लाद था जॉर्ज मूल, जो अंग्रेज था, ब्रिटिश था। ये शिकार मनोरंजन के साथ साथ अपनी प्रभुत्ता सिद्ध करने के लिए की जाती थी, अपने आप को शक्तिशाली दिखाने के लिए इसने 400 निर्दोष बाघों को मार गिराया। आज के समय में देखिए हम उन्हीं बाघों के लिए कितना परेशान रहते हैं। हमारे देश में बाघों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अब हम बात करेंगे वन विद्रोह के बारे में कि वन विद्रोह क्या है। तो हिंदुस्तान और दुनिया भर में वन समुदाय ने अपने ऊपर थोपे गए बदलाव के खिलाफ बगावत किया। वन विद्रोह में क्या हुआ, हिंदुस्तान और दुनिया भर के जितने भी वन समुदाय थे उनके ऊपर जो जबरदस्ती ये नियम कानून थोपे गए थे ना, उसके खिलाफ आवाज उठने लगा। हम भारत की बात ही नहीं कर रहे हैं, भारत के अलावा अन्य देशों पर भी तो अंग्रेजों का राज था। उन सभी देशों में अंग्रेजों ने ऐसे ही किया, जंगल को लेके कानून बनाया, नियमें बनाई। तो इसके बाद क्या हुआ कि वहां के जो जनजातीय लोग थे, जो शिकार के ऊपर ही निर्भर रहते थे, जो कंदमूल खा के जिंदा रहते थे, उन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया कि भाई ये जंगल हमारा है, हम जंगल से नहीं जाएंगे। तो यही हमारा वन विद्रोह के बारे में था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है ब्लैक डॉग डेफोरेस्टेशन। अब क्या है, डचों ने पहले जंगल में खेती के जमीनों पर लगान लगा दिया गया। मतलब अंग्रेज जो थे वो जंगल में जो खेती होता था उस पर लगान लगाया। बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर मुक्त कर दिया गया कि वो सामूहिक रूप से पेड़ काटने एवं लकड़ी ढोने के लिए भैंस उपलब्ध करवाएं और मुफ्त में काटेंगे। इस व्यवस्था को हम ब्लैक डॉग डेंटेशन कहते हैं। क्या हुआ, यह एक नियम था। बाद में जब शुरुआत में इन लोगों को लकड़ी काटने में दिक्कत हुआ, जब लकड़ी ढोने में दिक्कत हुआ, तो इन्होंने आसपास के गांव के लोगों को जमा किया, कहा कि मैं तुम्हें जमीन में खेती करने दूंगा जंगल में, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे लिए मुफ्त में लकड़ी काटना पड़ेगा और अपने भैंसों से ढो के जंगल के बाहर छोड़ना पड़ेगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लैक डॉग डेफोरेस्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जावा के जंगलों में हुए बदलाव। जावा के जंगलों में क्या क्या बदलाव हुआ उसके बारे में जान लीजिए। देखिए, जावा जो है वो एक जंगल का नाम है और ये भारत में नहीं है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया भी एक देश है, वहां पे जावा का जंगल है। तो जावा को आजकल इंडोनेशिया के चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है। चावल वहां पे बहुत ज्यादा खेती होता है। भारत एवं इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। जो अंग्रेजों ने भारत के लिए जो कानून बनाया था जंगलों के लेके, ऐसा ही कानून उन्होंने इंडोनेशिया में भी बनाया था, इसलिए दोनों में काफी समानताएं थी। 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। 1600 ईस्वी की अगर हम बात कर लें तो जावा के अंदर 34 लाख लोग रहते थे। उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, बहुत सारा जमीन का टुकड़ा था, उसमें बहुत सारे गांव रहते थे। लेकिन पहाड़ों में भी घुमंतू खेती करके अनेक समुदाय वहां पे रहते थे। जो परमानेंट खेती करते थे वो तो थे, इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे जो घुमंतू खेती भी करते थे पहाड़ों में रह के। तो ये जावा के जंगलों में बदलाव की अगर बात की जाए तो जावा के लकड़हारे को पहले जान लेते हैं। उनके कौशल के बगैर सौगान की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। जो जावा के लकड़हारे थे, लकड़हारा कहने का मतलब है जो लकड़ी काटता हो, तो उनकी खूबी थी कि उस जंगल के सौगान का जो पेड़ होता था, सागवान वगैरह जो होता है, उसकी कटाई वही कर सकते थे क्योंकि उनके अंदर वो हुनर था। इसके बाद उस लकड़ी की कटाई करने के बाद उससे महंगे महंगे फर्नीचर वगैरह बनाना भी उनको आता था। ये सारी खूबियां थी जावा के लकड़हारों के अंदर। डचों ने जब 18वीं सदी में जंगलों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया, मतलब जंगलों को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया, तब इन्होंने भी कोशिश की कि किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया जाए, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। इनके द्वारा जो विद्रोह हुआ, जो आंदोलन हुआ, उसे शक्ति के मार्फत दबा दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है जावा में डचों द्वारा वन कानून बनाने के बाद, जब जावा में ये डचों के द्वारा कानून बनाया गया उसके बाद क्या हुआ, तो कानून बनाने के बाद क्या हुआ, ग्रामीणों का वनों में प्रवेश निषेध कर दिया गया। जब नए नियम बनाए गए उसके बाद जो गांव के लोग थे, जो गांव में रहने वाले लोग थे, उनको जंगल में नहीं जाने दिया जाता था, उन्हें जंगल जाने से मना कर दिया गया।
वनों से लकड़ियों की कटाई कुछ विशेष कार्य जैसे कि नाव बनाने के लिए, घर बनाने के लिए किया जा सकता था और विशेष वनों की निगरानी में। देखिए, वनों में अगर लकड़ियों की कटाई होती थी तो नाव वगैरह बनाने के लिए या फिर घर वगैरह बनाने के लिए ही किया जाता था। चारण परमिट के बिना लकड़ियों की ढुलाई या वन के अंदर घोड़ा गाड़ी या मवेशी पर यात्रा कर पाना दंड का प्रावधान था। चारण परमिट एक ऐसा नियम बनाया गया जिसके लाइसेंस के बिना आप लकड़ियों को काट नहीं सकते हैं, जंगल से लकड़ियों को बाहर नहीं निकल सकते हैं, अंदर में घोड़ा गाड़ी लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े जाते तो आपको जुर्माना भरना पड़ता या फिर आपको जेल में डाल दिया जाता। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सामीनो विद्रोह। तो डचों के इस कानून के खिलाफ सामीनों ने विरोध किया। सामीनो एक समुदाय था। सुरिंतिको सामीन ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया जिसका मत था कि जब राज्य में हवा, पानी, धरती या जंगल नहीं बनाए तो उस पर कोई कर भी नहीं लगा सकते। देखिए, ये विद्रोह जो था, ये जो आंदोलन हुआ, इसमें लोगों ने क्या कहा कि भाई हवा को सरकार ने बनाया है क्या? जंगलों को सरकार ने बनाया है क्या? इस धरती को सरकार ने बनाया है क्या? पानी को सरकार ने बनाया है क्या? तो जब सरकार ने इन सब चीजों को बनाया नहीं तो इस पे टैक्स कैसे लेगा? पैसा क्यों लेगा? अब मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आप यहाँ पे अभी सांस ले रहे हो, हवा का सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो। हम आपको बोलेंगे कि भाई तूने कितना बार दिन भर में सांस लिया? तो कहोगे 4 बार लिया। तब कहेंगे 40 रुपया लगेगा तुमको। अब सांस लिया है ना भाई, हवा लिया है, तो तुमको कैसा फील होगा? तो ये तो हमारे लिए मुफ्त है ना, फ्री है। भगवान ने हमें, ये इन्वायरमेंट ने हमें मुफ्त प्रदान किया है। तो यही उनका भी कहना था कि हवा, पानी, धरती या जंगल को सरकार या राज्य ने नहीं बनाया तो उस पर कोई टैक्स लेने का उनका हक भी नहीं बनता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है विद्रोह के तरीके क्या थे। इनके लिए जो विद्रोह किए जाते थे उसके विद्रोह में क्या क्या तरीका अपनाया जाता था। तो सबसे पहले सर्वेक्षण करने आए डचों के सामने जमीन पर लूटना। जो भी देखने आता था, पूछने आता था इस जंगल में के बारे में या वहां के लोगों के बारे में, तो उसके सामने वो जमीन पर लौट लौट के नाचने वाचने लगते थे, अजीब सा हरकत करने लगते थे ताकि वो भाग जाए। दूसरा था लगान या जुर्माना न भरना। जो सरकार के द्वारा वहां पे लगान और जुर्माना, मतलब कि टैक्स जो उनको भरना था वो देते ही नहीं थे सरकार, वो कहते थे नहीं देंगे। बेकार से इनकार करना। बेकार कहने का मतलब है काम वाम भी नहीं, काम पे भी नहीं जाते थे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति के तहत सौगान और आरा मशीनों के लट्ठे जला दिए ताकि वे जापानियों के हाथ न पड़े। देखिए, यहाँ पर जब युद्ध हुआ जावा के पर, जब जापानियों ने अपना कब्जा जमाया, उससे पहले क्या किया डचों ने, वहां पर जितने भी महंगे महंगे लकड़ी थे ना, उन सब में आग लगा दिया, सबको जला के राख कर दिया। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य कर अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगल का निर्मम दोहन किया। देखिए, जापानियों ने क्या किया कि इनके जंगलों को बहुत बुरी तरीके से काट दिया, बहुत बुरी तरीके से इसका दोहन किया, जो विद्रोह करने के तरीकों के अंतर्गत ही आपको पढ़ना था। इस तरह से आपने देखा क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 4 जिसका नाम था वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद, यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।